दोपहर जो कुछ हुआ वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आ गए। जजों ने सीजीआई पर क्या गंभीर आरोप लगाए, ये जानने से पहले जरा आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ आप खुद सुनिए। It's an extraordinary event in the history of any nation and more particularly this nation. We were compelled to take this decision to call for a press conference. The administration of the Supreme Court is not in order. Sir, we are not saying anything. Let the nation decide. We are nobody's to decide. लोकतंत्र की मजबूती के 4 स्तंभों में से बेहद महत्वपूर्ण है न्यायपालिका, और अब देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश अगर इंसाफ की गुहार लगाएं तो लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा कहना है इन तमाम जजेस का। देखा आपने, इतिहास में पहला से कभी नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपने ही अंदाज में जंग छेड़ दी हो, बगावत का ऐलान कर दिया हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कामकाज के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। क्या है वो गंभीर सवाल, आपको बताते हैं कि आखिर आज किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। ऐसे कई मामले रहे हैं जिनका देश के लिए खासा महत्व है। चीफ जस्टिस ने उन मामलों को तार्किक आधार पर उन पर फैसले देने की बजाय अपनी पसंद वाले बेंचों को सौंपे गए, यानी कुछ खास केस कुछ खास जजेस की बेंचों पर जाते हैं, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही कहा है, आपको बता दें जो बातें कही हैं उनमें 7 पन्नों की जो चिट्ठी है उसमें अहम सवाल है कि सामान्य सिद्धांत है कि चीफ जस्टिस के पास रोस्टर तैयार करने का अधिकार होता है। वो तय करते हैं कि कौन सी बेंच और जज किस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि ये देश का न्याय शास्त्र है कि चीफ जस्टिस सभी बराबर के जजों में प्रथम होता है, ना कि वो किसी से बड़ा या छोटा होता है। यानी चीफ जस्टिस बॉस नहीं है, सिर्फ प्रथम भर है। तो ये बात भी याद दिलाई। और ऐसा लगता है कि जैसे ताजा मामला जस्टिस लोया से जुड़ा हुआ है। दरअसल नागपुर में 1 जनवरी 2004 को संदिग्ध परिस्थितियों में जस्टिस लोया की मौत हुई थी, जिसको लेकर चारों जज सीजीआई से मुलाकात भी कर चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा था। नागपुर में 1 जनवरी 2004 को जब जस्टिस लोया की मौत हुई, इस पर सवाल उठाए गए। एक खास बेंच को इसकी सुनवाई सौंपी गई और इसी बात से ये जज नाराज थे। बहुत से महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीजर्स के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, और वो भी जजेस के द्वारा खुद, तो वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को ये बताना कि चीफ जस्टिस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। ये हम कभी सोचा नहीं ये सब दिन देखने के लिए हम लोग को रहेगा, ये सब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और जो 4 वरिष्ठ जजेस है, सब मिलजुल के बैठ के एक साथ बात करके जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करना ठीक होगा। नेवर वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, और खासतौर से देश की सर्वोच्च अदालत में अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये देश के एक मजबूत स्तंभ को हिलाने के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस सवाल को उठाने वाले, सुप्रीम संकट को आपके सामने लाने वाले जजेस की प्रोफाइल क्या है। जस्टिस जे चेलमेश्वर जो है सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे सीनियर जज माने जाते हैं और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के एडिशनल जज रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2007 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया, और यही मेन शख्सियत हैं जिनकी अगुवाई में ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जस्टिस रंजन गोगोई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर साल 2012 में इन्होंने शपथ ली थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी सेवा दे चुके हैं। जस्टिस कर्णन की बात करें, उस को सजा सुनाने वाले बेंच का हिस्सा भी थे। सरकारी विज्ञापनों में राज्यपाल केंद्रीय मंत्री की तस्वीर लगाने पर जो फैसला आया था, सीएम राज्य मंत्रियों की फोटो के इस्तेमाल को भी जो हरी झंडी मिली थी, वो भी जस्टिस मदन लोकुर ने ही दी थी। तो कई अहम मामलों के जज रह चुके हैं। कुरियन जोसेफ साल 2000 में केरल हाईकोर्ट के जज बने थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं।
चलो, बगावत करने वाले इन 4 जजेस के बारे में हमने इनकी प्रोफाइल के बारे में आपको बता दिया, लेकिन इस विवाद पर अटॉर्नी जनरल ने भी ट्वीट कर क्या कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। 4 जजों द्वारा की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली जा सकती थी। सभी सम्मानित जज जानकार और अनुभवी हैं। मुझे उम्मीद है कि कल तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन जो डैमेज हुई है, जो हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ पर सवाल उठे हैं, न्यायपालिका जिस पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते थे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर कभी भी शक शुबा से नहीं देखा जाता था, अगर आज वहां ये सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं आम आदमी का विश्वास भी डिगेगा। ये कल तक नहीं, बरसों तक नहीं सुलझेगा। सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि किस तरह से आर्मी चीफ ने आज आगाह किया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आज एक अहम बयान दिया है कि किस तरह से 2 नेशन थ्योरी हमारे देश में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। जी हाँ, ये बहुत संगीन बयान आया है निकलकर सामने। बिपिन रावत ने कहा है कि 2 नेशन थ्योरी हमारे देश में ही पढ़ाई जा रही है। इस तरह के नक्शे जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर कश्मीर को एक अलहदा मुल्क के तौर पर दिखाया जा रहा है। और साथ ही बिपिन रावत ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। If you go to any Kashmir school, you will find 2 maps. One is a map of India and one is a map of Jammu and Kashmir. There are always 2 maps in every classroom. Why should there be a separate map of Jammu and Kashmir? So what does it lead to a children's mind? That I am part of this country, but I also have a separate identity. So, the basic grassroots problem lies here, is the way the education in Jammu and Kashmir in the government schools has been corrupted. Because why? Because the teachers who have come into these schools have also been brought up on the same education. और ये पूरा मामला कुछ सवाल उठाता है कि जम्मू कश्मीर के स्कूल ही आतंकवाद फैला रहे हैं। हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन वहां के स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के मन में जहर बो रहा है। क्या अलग पहचान की सीख अलगाव की भावना को बढ़ा रही है और फिर बाद में जाकर यही अलगाववादी बनते हैं। आखिर इस तरह की पढ़ाई पर खामोश क्यों है केंद्र और राज्य सरकार? ये सवाल उठ गया है बिपिन सिंह रावत के इस बयान से। क्या सरकार से सच छिपा हुआ है? ये मान लिया जाए, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। यूपी में सब कुछ भगवा भगवा है और भगवा रंग की सियासत गहरा रही है। ताजा मामला अखिलेश यादव के गढ़ इटावा का है, जहां 100 शौचालयों को भी भगवा कर दिया गया। भाई, यूपी में हज हाउस को भगवा करने पर सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि सूबे में शौचालय भी भगवा रंग में रंगे नजर आने लगे हैं, वो भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव के गढ़ इटावा में। इटावा के अमृतपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 100 शौचालयों को केसरिया रंग दे दिया गया है और 200 से ज्यादा शौचालयों को केसरिया रंग में रंगने की तैयारी हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने ये फैसला किसी दबाव में नहीं लिया। नहीं, हमने हमारी मनमर्जी से किया, हमारी आत्माओं से किया। हमने सरकार से कोई हमारा संबंध नहीं है। लेकिन यूपी में स्वच्छता के इस भगवा रंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कुछ अधिकारी चाटुकारिता में इस सोच को बनाते हैं कि हम भगवा कर दें तो बड़ी प्रशंसा हमारी होगी। जैसा भी हज हाउस में हुआ, फिर रंग दूसरे दिन बदला गया। तो खाली दीवालों का रंग बदलने देने से जनता के दिल का रंग थोड़े बदल जाता है। उधर इटावा के अमृतपुर के ग्राम प्रधान ने शौचालयों को भगवा रंग में करने का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला गांव के लोगों की सर्वसम्मति से लिया गया और रंगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया है कि आप इस कलर को करें, ताकि इस कलर का लोकेशन भी देखो, बहुत अच्छा लोकेशन है। आप अगर कलर को पूछना चाहते हैं तो उगता हुआ सूरज, उसके कलर को रोक लो ना। तरक्की की राह में पिछड़े यूपी को योगी सरकार से उम्मीद विकास और सुशासन की है, लेकिन आए दिन यहाँ सियासत भगवा रंग और दूसरे बेफजूल मुद्दों पर हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी जी सन्यासी हैं, भगवा रंग की पसंद समझ में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बसें भगवा, हज हाउस की दीवार भगवा और अब अखिलेश यादव के गांव के शौचालय भी भगवा। भगवा सियासत ही है साहब। आगे बढ़ते हैं। देश की आबादी लगातार बहस का विषय रही है, बढ़ती आबादी, और खासतौर से कई हिंदू धर्म के जो है रक्षक अपने आप को कहते हैं कि भाई मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, डर दिखाते हैं, लेकिन इस बीच जो आंकड़े हैं वो एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम प्रजनन की दर कम होने की बात कही गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पहले 3.4% थी मुस्लिम प्रजनन दर, अब जो घटकर 2.6 पर आ गई है। इससे पहले ये 3.4 थी। हालांकि मुस्लिम प्रजनन दर अब भी देश में दूसरे धर्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं हिंदुओं की प्रजनन दर में भी कमी आई है। हिंदुओं की पिछली प्रजनन दर 2.8 थी, जो अब घटकर 2.1 हो गई है। लेकिन नेताओं को यह बात समझ में नहीं आएगी कि सभी लोग अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं और बढ़ती आबादी के दंश की समस्या को समझते हैं।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मीडिया की सब बातें या जो कुछ डिटेल्स आते हैं वो सत्य पर आधारित नहीं होते हैं, ऐसे से ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आवश्यक है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। धार्मिक चश्मे से ही देखेंगे यहां पर साक्षी महाराज हर चीज को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्या चंद मुट्ठी भर लोग, क्या जाति जो है वो सेंसर से भी बड़ी हो गई है? क्या संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर हंगामे का सेंसर भारी पड़ जाएगा? सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस कोई मायने नहीं रखती, हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। क्या सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं होगी? दरअसल कुछ संगठनों के विरोध के बाद 4 राज्यों में सरकार सरेंडर करती हुई दिख रही है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी पद्मावत को रिलीज नहीं करने का फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार कुछ मुट्ठी भर संगठनों के आगे घुटने टेक रही है, या ये फिर हंगामे की नीति नहीं है बल्कि वोट बैंक की नीति है? यह सवाल सरकार के सामने उठ रहा है। न्यूज नेशन कुछ सवाल पूछ रहा है इन तमाम 4 राज्य सरकारों से कि आखिर कानून व्यवस्था के नाम पर पद्मावत को रिलीज नहीं होने से क्या आप रोक रहे हैं, या फिर ये राजपूत आबादी है? राजस्थान में 8 से 10% राजपूत हैं, मध्य प्रदेश में 7 से 8%, 25 सीटों पर राजस्थान में असर डालते हैं, 40 से 45 मध्य प्रदेश में। तो ये कानून व्यवस्था का नहीं, वोट व्यवस्था का मामला है साहब, जो जनता भली भांति समझती है। लेकिन आप हमारे संविधान की अभिव्यक्ति की आजादी को कचोट रहे हैं, यह भी जनता समझती है। क्या राज्य सरकारें अब इतनी कमजोर हो गई हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनके आगे झुक जाएंगे, सरेंडर करेंगे और यूं फिल्मों को बैन करेंगे, वो भी एक राज्य में नहीं, 4 राज्यों में? आप खुद समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्राइम में क्या कुछ हो रहा है, वारदात में क्या कुछ हुआ है जुर्म की दुनिया में, क्राइम व्यू। मेरठ में छेड़छाड़ के बाद खुद को आग लगाने वाली छात्रा की मौत, परेशान होकर लगाई थी छात्रा ने आग। आरोप है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 7 साल के मासूम के साथ शर्मनाक वारदात का आरोप एक पुलिस वाले पर लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी के दमोह में नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के दबंगों पर लगा है आरोप। बताया जा रहा है कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। बाद में एसपी से गुहार के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। एमपी के सतना में कोर्ट परिसर में बड़ी बहन ने छोटी बहन के प्रेमी की पिटाई कर दी। खबर है छोटी बहन और उसका प्रेमी कोर्ट में शादी करने आए थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक घर में घुसे बदमाश खंजर छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल पंप मालिक के घर देर रात चोरी के इरादे से घुसे थे, लेकिन घर वालों ने शोर मचाया तो बदमाश भाग खड़े हुए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की। दुनिया में लोकप्रिय हो गए हैं मोदी, उनकी शोहरत का डंका बज रहा है। गैलप इंटरनेशनल की ओर से किए गए पॉपुलैरिटी सर्वे में ये बात सामने आई है। सर्वे में नरेंद्र मोदी दुनिया के 3रे सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं और पॉपुलैरिटी में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन जैसे बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी 5वें नंबर पर थे और 2017 आते आते उनकी रेटिंग बढ़ गई है, वो 3रे नंबर पर आ गए हैं। सर्वे 55 देशों के 53,769 लोगों के बीच किया गया। और बात अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की, जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है, चीन चिंता में आ गया है। इसरो ने आज 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें इसरो का कार्टोसैट 2 यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल है और ये आतंकियों ठिकाने पर नजर रखेगा, जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ये है अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की 3री आंख, जो रात के वक्त भी खुली रहेगी। सरहद की एक एक तस्वीर इस आंख में कैद होगी। दुश्मन की एक एक चाल बेपर्दा होगी। घुसपैठिए और आतंकी पर होगी पैनी नजर। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष प्रहरी से पनाह मांगेगा चीन और पाकिस्तान। इसरो ने जो आज 31 सैटेलाइट को लॉन्च करने का कारनामा कर दिखाया है, उसमें भारत का एक खास सैटेलाइट भी शामिल है, जो देश के दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है। पीएसएलवी ने जो आज सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उसमें कार्टोसैट 2 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। 31 सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा पेलोड इसी कार्टोसैट 2 का है। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट का वजन 710 किलोग्राम है। यह सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचता है, इसलिए कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट्स को आई इन द स्काई भी कहा जाता है। सैटेलाइट में मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे लगे हुए हैं, जिसके जरिए कार्टोसैट 2 करता है धरती की निगरानी।
साल 2016 में LOC के पार सेना के जवानों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों की सर्जरी की थी, उसमें भी इसी सीरीज के सैटेलाइट से काफी मदद मिली थी। देखिए, उस टाइम जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो ज़्यादा हम इसी कार्टोसैट 2 सेट के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पूरी जानकारी मिली कि दुश्मन के उस पार के कहाँ पे उन्होंने टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड जो बना रखे वो कहाँ पे हैं। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट में लगे कैमरे भारत के बॉर्डर इलाके पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बार भी मकसद साफ है, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर होने वाली हर आतंकी और घुसपैठ की गतिविधियों पर नजर रखना। सैटेलाइट में लगे कैमरे से बॉर्डर से चीनी सैनिकों के घुसपैठ की जानकारी मिलेगी। कार्टोसैट 2 सैटेलाइट से सड़कों और पानी की आपूर्ति की भी निगरानी की जा सकेगी। कार्टोसैट 2 से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल नक्शा बनाने में भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, कार्टोसैट 2 सैटेलाइट हिंदुस्तान के तटीय और शहरी ग्रामीण इलाकों की भी निगरानी करेगा। और यही वजह है कि देश के दुश्मन इस सैटेलाइट लॉन्च से घबराए हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।